नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत बांका की खबर से, जहां के बौसी में सांगा गांव में प्रेम प्रसंग में एक विवाहित महिला और शादीशुदा युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान पास के ही गांव घुटिया के युवक के रूप में की गई है, जबकि महिला की पहचान सांगा गांव निवासी झारू दास की पत्नी सुमंती देवी के रूप में की गई है। तस्वीरें आपके सामने। आज सुबह एक खटिये पर दोनों के लाश को बरामद किया जाता है और ये बताया जा रहा है कि दोनों शादीशुदा थे और दोनों के ही तीन बच्चे हैं। दोनों के बीच 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और आज सुबह दोनों के शव घर से बरामद किए गए। तो तस्वीरें आपके सामने है। हालांकि बताया जा रहा है कि 4 सालों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये युवक जो है वो घर में आया जाया करता था और अचानक आज सुबह दोनों के शव की बरामदगी की गई। मधुबनी में जेवर कारोबारी से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बासोपट्टी बाजार के बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया। कारोबारी को गोली मारकर गहनों से भरा बैग लूटकर अपराधी फरार हो गए। कारोबारी की हालत गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल जख्मी कारोबारी को पटना रेफर किया गया है। राजधानी पटना में बढ़ते अपराध पर पटना पुलिस की सख्ती के बाद पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में हुड़दंगी पहुंचने लगे हैं। बैठकी, अड्डेबाजी और बर्थडे के साथ किसी अन्य सेलिब्रेशन का 4 लेन पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट ठिकाना बच चुका है। लाइट और साउंड की चकाचौंध के बीच यो यो हनी सिंह के गाने पर युवाओं के बीच डांस करने की होड़ मची हुई है, तो गोलियों की तड़तड़ाहट का शोर भी सुनाई दे रहा है। पटना के बेखौफ युवाओं की टोली जन्मदिन का जश्न मनाने में कुछ इस तरह से मदहोश हुई जा रही है। ये पटना बख्तियारपुर नेशनल हाईवे पर एक रेस्टोरेंट के बाहर का नजारा है, जहां लग्जरी गाड़ी पर सवार युवाओं का ये ग्रुप जब बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पहुंचा तो कई घंटे तक नाच गाने के साथ साथ फायरिंग का दौर चलता रहा। सर्दी से लिपटी रात में ये युवा नशे में कुछ इस कदर मदमस्त हुए कि टी-शर्ट, जैकेट और स्वेटर खोलकर कई घंटे तक थिरकते रहे। फिल्मी गाने पर ताल से ताल मिलाते रहे, तो खुलेआम पिस्टल से गोलियों की आतिशबाजी भी होती रही। तो इनके साथी सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन का लाइव टेलीकास्ट करते रहे। ये बिहार की राजधानी पटना के उस व्यस्ततम नेशनल हाईवे का नजारा है, जहां पटना पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग करने का दावा करती नहीं थकती, लेकिन पुलिस के उसी दावे का माखौल उड़ाते हुए नशे में धुत ये युवा खुलेआम कई घंटे तक नाचते, गाते और फायरिंग करते रहे। जैसे जैसे रात घनी होती गई, युवाओं का हुड़दंग और बढ़ता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की, जिन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर आरजेडी और महागठबंधन के सहयोगी दलों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मांझी ने ट्वीट कर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले महागठबंधन के नेताओं पर जोरदार प्रहार किया। मांझी ने ट्विटर पर यह ट्वीट किया और लिखा कि आरजेडी और उनके सहयोगी दलों के नेता यदि जेल में बंद अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझा दे तो बिहार में 80% से ज्यादा आपराधिक घटनाएं यूं ही खत्म हो जाएंगी।
तो मांझी के ट्वीट के बाद अब बिहार में सियासत जो है वो परवान पर है कि लगातार सूबे में बढ़े अपराध को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेता चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में बैठ के चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वैसे नेताओं से हमारा अनुरोध है अपने दल के कार्यकर्ताओं और जो जेल में बैठे नेता है उनको और अपने सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं को समझा देंगे तो सूबे का 80% अपराध ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बैठ के चिंता ना करें, राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिर्फ समझा दें। आप जब अपने वैसे अपराधियों को आप टिकट दीजिएगा, अपराधियों की पत्नियों को टिकट दीजिएगा और ये कल्पना कीजिएगा कि सुशासन स्थापित हो जाए। जीतन राम मांझी से अब इस तरह की बयान की अपेक्षा जो है मैंने मेरे जैसा आदमी तो कभी नहीं करता है। सीनियर आदमी है, आप लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े रहे हैं, आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। अगर राजद के बारे में इस तरह की आपकी धारणा थी तो आप राजद के साथ क्यों जुड़े हुए थे? तो इस तरह का बयान जो है अब आपको इस उम्र में बाकी लोगों का गुडविल बनाने का, नीतीश कुमार का या एनडीए के नेताओं का, हमको नहीं लगता है कि जरूरत है। अब आप मुख्यमंत्री का भी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री का भी लग गया है, कितने लोगों के साथ लगा हुआ है, तो कम से कम उसका एक उसकी गरिमा जो है उसको हम सोचते हैं कि मैंने जीतन बाबू को बहुत नम्रता से और बहुत आदर के साथ हम कहेंगे कि उसको बना के रखा जाए। वर्तमान मुख्यमंत्री के जो पुलिस मिनिस्टर का कार्यभार संभाले हुए हैं उनको सेफ करने के लिए इनसे बयान दिलवाया गया है कि वह ये है, यहाँ पुलिस तंत्र पूरे बिहार राज्य में फेल हो चुका है, सूचना तंत्र पुलिस की पूरी फेल हो चुकी है, इसलिए अपराध पर काबू नहीं पाया जा रहा है और लूट खसोट हत्या जो भी प्रकार की घटनाएं हो रही है वो पुलिस की फेल्योर है, न कि किसी नेता और कार्यकर्ता का ब्लेम लगाना। ये ठीक बात नहीं है। और निसंदेह राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेताओं का रिश्ता अपराध जगत के बड़े सुरमाओं के साथ रहा है। एक जमाने में उनके संसदीय बोर्ड से लेकर के बिहार के महत्वपूर्ण पदों तक बाहुबलियों का कब्जा रहा है। आज भी उनका जो प्रेम है समय समय पर जेल में बंद बाहुबलियों के लिए दिखता है और इसीलिए उन्होंने जो आरोप लगाया है उन आरोपों में दम है और शायद ये एक बड़ी वजह है कि आज भी जनता जंगल राज की कल्पना मात्र से सिहर जाती है। और अब बात शिवानंद तिवारी के सवाल पर मचे सियासी भूचाल की। कांग्रेस के नजर में शिवानंद तिवारी का बयान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिलवाया गया बयान है। पैदा करने वाली जो बात होती है, सोनिया गांधी परिवार के मुंह से, पुत्र की मुंह से, पुत्री के मुंह से ऊपर उठ करके कोई ऐसा फैसला लें जिससे कांग्रेस पार्टी जो है एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में जनता के सामने जो है दिखाई दे। तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता है शिवानंद तिवारी और उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। शिवानंद तिवारी ने सोनिया गांधी से अपील की है कि पुत्र मुंह छोड़िए और लोकतंत्र को बचाइए। आपके बेटे से देश तो छोड़िए, कांग्रेस भी चलने वाली नहीं है। लेकिन एक जमात है कांग्रेस पार्टी के अंदर जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट जो है राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ है। वो लोग जबरदस्ती जो है हल्ला मचा करके राहुल गांधी किए हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी इंस्पायर भी नहीं कर पा रहे हैं। एक जो जनता के अंदर भरोसा पैदा करने वाली जो बात होती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है जिनको माना जाता है कि सबसे बड़े कम्युनिकेटर जो है, मास के कम्युनिकेटर जो है वो हैं, उनके मुकाबले में पासंग में नहीं ठहरते। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही लोग कह रहे हैं। झारखंड के एक पुराने कांग्रेसी नेता ने यह बयान दिया है जिनसे सो कॉज पूछा गया है। तो अब लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। सोनिया गांधी परिवार के मुंह से, पुत्र की मुंह से, पुत्री के मुंह से ऊपर उठ करके कोई ऐसा फैसला लें जिससे कांग्रेस पार्टी जो है एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में जनता के सामने जो है दिखाई दे। तो शिवानंद के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उनकी भाषा पर टिप्पणी की गई। कहा गया कि उनकी भाषा वही है जो बीजेपी नेताओं की होती है और आरजेडी को उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए।
कि शिवानंद कहने को आरजेडी के नेता हैं और कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में गाहे बगाहे उनकी इस तरह की बातें आती रहती हैं। जो बीजेपी के नेताओं की भाषा होती है वही शिवानंद बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं यह समय आ गया है कि तेजस्वी यादव जी को चाहिए कि ऐसे नेता को पार्टी से बाहर करें। कांग्रेस के नजर में शिवानंद तिवारी का बयान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिलवाया गया बयान है। छपरा का स्वास्थ्य महकमा बारूद की ढेर पर खड़ा है। अग्निशमन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को जो रिपोर्ट भेजी है उससे यही जाहिर हो रहा है। अग्निशमन विभाग ने अपने सर्वे में पाया है कि स्वास्थ्य विभाग में सुरक्षा नियमों की जमकर अनदेखी की जा रही है। छोटे से लेकर बड़े अस्पतालों तक पे अग्निशमन का जो नियम तय किया गया है उससे लेकर के घोर लापरवाही बरती गई है, जिससे मरीजों की जान खतरे में है। सदर अस्पताल के ओपीडी और कोविड सेंटर में अग्निशमन यंत्र मौजूद ही नहीं है। अंदाजा लगाइए क्या स्थिति होगी। अब ऐसे पे सवाल उठता है कि आखिर अग्निशमन को लेकर सुरक्षा में इतनी लापरवाही आखिर क्यों बरती जा रही है। हम लोग पूरे टीम के साथ सदर अस्पताल का निरीक्षण किए थे। उसमें हम लोग सुझाव दिए थे कि अग्निशमन यंत्र पर्याप्त मात्रा में लगाना है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और जो लगा भी है तो कुछ अग्निशमन यंत्र निष्क्रिय पाया गया, जो कि कहा गया कि इसको आप रिफिलिंग करा लिया जाए और जो कमी है उसको फिर से लगाया जाए। हम लोग अग्निशमन विभाग का जो आया है नोटिस, अग्निशमन के संबंध में सुरक्षा मानकों हम लोग उसके लिए काफ़ी सजग हैं। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इस सब जगह हम लोग लेटर भेजे हैं। उसके संबंध में कितना कहाँ लगना है उसके हिसाब से आकलन करके हम लोग मैंने शीघ्र ही 5-7 दिन के अंदर में इसकी व्यवस्था कर लें। ठंड के मौसम की बात करें तो मधुबनी में हैंडलूम कपड़ों की दुनिया भर में मांग होती रही है। हाथ से बने यहाँ के कपड़ों का वजन काफी कम और गर्माहट इसमें ज्यादा होती है, लेकिन बाजारवाद की दौड़ में मधुबनी का विश्व प्रसिद्ध हथकरघा उद्योग धीरे धीरे अब अपना अस्तित्व जो है वो खोता जा रहा है। मधुबनी के बुनकरों की बस्ती में गरीबी का आलम है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए ये वो बुनकर हैं जिनके हाथों के बने हुए कपड़े कभी विदेशों तक पहुंचते थे। मजदूर भूखमरी जैसे हालात से जूझ रहे हैं। 2016 में सीएम नीतीश कुमार खुद बुनकरों की इस बस्ती में पहुंचे थे। इसके बावजूद मजदूरों की दशा अब तक नहीं सुधरी है। मजदूरों के हाल का जायजा लिया संवाददाता अमित रंजन ने। अभी मैं मधुबनी के गोवा पोखर इलाके में बुनकरों की बस्ती में हूँ। यहाँ के बुनकर के पास जो हुनर है, यहाँ के बुनकरों के हाथों की हुनर की बदौलत कभी ये बस्ती विश्व प्रसिद्ध थी। लोग कहते हैं कि यहाँ का कपड़ा जो हाथ का हैंडलूम का बना हुआ कपड़ा जो था वो पूरे विश्व में इसकी मांग थी। लोग यहाँ मतलब ये यहाँ जो कपड़ा बनता है बताया जाता है कि वो वजन में काफ़ी कम होता है, लेकिन गर्माहट काफ़ी ज़्यादा उस कपड़ों में होती थी। इसलिए ठंड के समय में यहाँ के कपड़ों की काफ़ी मांग हुआ करती थी। लेकिन आज ये बुनकर बस्ती जो है वो बदहाली के कगार पे है। यहाँ बुनकरों का क्या हाल है आज आपको दिखाते हैं। इसमें छोटा सा कमरा है, इसमें ये इनका ये देखिए लूम से ये लूम से कपड़ा बुनाई अभी भी चल रहा है। इसमें कमरे की हालत देखिए, ये कमरा अभी इनका चारों तरफ इसमें टूटा फूटा हुआ है। ठंड के चलते इसमें सुबह सुबह ऐसे बैठना मुश्किल है, लेकिन मजबूरी में ये सुबह सुबह उठकर अभी कपड़ा तैयार कर रहे हैं। तो क्या बिकता है कपड़ा का मांग क्या है, मतलब बाजार में बिक रहा है? नहीं लेता है कपड़ा। अच्छा, नहीं बिकता है, घर में रखा हुआ है। तो मतलब कपड़ा तैयार हो रहा है लेकिन बाजार में मांग नहीं है। नहीं है, मार्केट नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो देखिए अभी जो बूंद है ना, तो ये जो तैयारी करते हैं सही ढंग से लेता नहीं है। अभी भी मार्केट में बिकता है बहुत हल्का से, कभी कभी ले लेता है। तो वही 40 रुपया भी अभी इस पर कम करके देते हैं, उस पर भी नहीं लेता है। दिन भर में जैसे ये कितना 2 रोज में बिनते हैं एक ठो थान, 2 रोज में 2 रोज में एक थान बुनाई होता है। और जैसे 250 रुपया मजदूरी कूट काट करके होगा, तो उसमें 250 रुपये में क्या खाएंगे क्या पिएंगे। 2 रोज में एक थान बुनाई हो पाता है और उसमें मुश्किल से इनको 200 से 250 रुपया बचता है। उसमें इनका 3-4 आदमी का परिवार है, किसी तरह से गुजर बसर हो पा रहा है। ऐसे ये सरकार, यहाँ के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ इस बुनकर बस्ती का हाल जानने के लिए खुद भी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ की का बना हुआ कपड़ा काफ़ी फेमस था। वो बोल चुके हैं कि हम बुनकरों की स्थिति को सुधारेंगे। बताइए, यहाँ जब सीएम आए थे तो क्या सब घोषणा हुआ था, क्या बोला? बहुत कुछ घोषणा किए थे कि साहब यहाँ पावर लूम ला देंगे, मार्केटिंग बना देंगे,
साथ साथ में हम जो देखे हैं वो जब जिस वक्त वो आ रहे थे मिश्रा जी थे चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि साहब सारी सुविधा दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं। इनका अभी मार्केट कुछ भी डिमांड नहीं है, इसलिए इनकी स्थिति जो है पहले से और बदतर होती जा रही है और इस ठंड में तो इनकी जिंदगी और ठहर सी गई है। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। समस्तीपुर के बाद मुजफ्फरपुर में भी गोभी की फसल को ट्रैक्टर से रौंदने का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन जिला प्रशासन को इस वायरल वीडियो पर संदेह हुआ, जिसके बाद डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। डीएम ने कहा कि यह वीडियो संदिग्ध लग रहा है क्योंकि गोभी की जिस फसल पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है उसमें एक भी फूल नहीं दिख रहा। इससे लगता है कि यह वीडियो क्रिएट किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने गोभी की खेती और बाजार भाव की समीक्षा की है और डीएम ने बताया कि मुजफ्फरपुर में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि फसल को ट्रैक्टर से रौंदा जाए। ऐसा लगता है कि गोभी का फूल काटने के बाद खेत की जुताई की जा रही है। डीएम ने बताया कि जिला कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया है। ये जो प्रथम दृष्टया वीडियो हम लोगों ने देखा है और जो अखबारों में छपी खबर हमने देखा है, तो वो एक तरह से क्रिएटेड न्यूज़ हम लोगों को लग रही है और उसका हमने जांच का भी आदेश दिया है। उसमें गोभी का फल कहीं नहीं है, उसको तोड़ लिया गया है और उसके बाद उसका वीडियो और फोटो बना करके इस प्रकार का न्यूज़ क्रिएट किया जा रहा है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। इस प्रकार की अगर कहीं कोई स्थिति है तो हम लोग हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्रिएट करके इसको इस प्रकार का प्रसारित करना ये उचित नहीं है। इसकी हम जांच करवा रहे हैं, उस पर नियम संगत कार्रवाई हम लोग करेंगे। अगली खबर मुंगेर से है, जहां जिला प्रशासन ने 51 डिसमिल में लगी धान की फसल की नीलामी कराई है। संग्रामपुर के दीदारगंज में 51 डिसमिल जो जमीन आपके सामने दिख रही है उसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। 2014 से इस जमीन पर धारा 144 लागू है। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए, इसके बावजूद इस जमीन पर खेती की गई, फसल तैयार हुई तो दो पक्ष और अपने अपने दावे के साथ सामने आए, जिसके बाद प्रशासन ने 1900 प्रति क्विंटल की दर से 15 क्विंटल धान की उपज को मानकर नीलामी की राशि को तय किया। नीलामी में मिली राशि सरकारी खजाने में जमा की गई। सिया बल्लभ चौधरी ने तय राशि को जमा कर फसल को खरीदा। 12, 15 हाँ, एक्चुअली ये एक आपसी विवाद ही था जिसमें कि धान की फसल को लेकर के दो पक्षकार थे, सिया बल्लभ चौधरी और पंकज शर्मा। उन दोनों के बीच दीदारगंज मौजा में ये लोगों के आपसी धान संबंधी ही विवाद हो रहा था और जिसमें हम लोगों ने मतलब मेरे और थाना प्रभारी संग्रामपुर की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आदेश हम लोगों को दिया गया था कि इन लोगों के जो धान संबंधी विवाद हैं उसमें धान की नीलामी फिर कराई जाएगी। तो हम लोगों के द्वारा यहीं पर आकर ग्रामीणों के बीच आपसी सहमति के आधार पर ही 1900 रुपया हम लोगों ने प्रति क्विंटल धान का रेट रखा था, जिसके आधार पर यहाँ नीलामी की प्रक्रिया हुई। लखीसराय तालाबों के शहर के रूप में मशहूर रहा है और शहर में 55 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 15 तालाब ही अस्तित्व में है इस वक्त बचे हुए हैं, वो भी तेजी से अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं। सरकारी उदासीनता की वजह से भू माफियाओं की नजर तालाबों पर रही है और तालाबों पर कब्जा लगातार किया जा रहा है और इसके किनारे अवैध निर्माण भी कराए जा रहे हैं। लखीसराय शहर तालाबों का शहर तो था ही। यहाँ बहुत संख्या में बहुत अधिक संख्या में तालाब थे, पोखर था, पानी था। सब तालाब का अतिक्रमण करके अतिक्रमणकारी कोई घर बना लिए हैं, कोई दुकान बना लिए हैं, कोई दुकान बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं। तो इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने निर्देशित किया है कि अतिक्रमण मुक्त करा करके उनको और तुरंत उनको नोटिस जारी करें। कई जगह कार्रवाई हुई भी, हम लोग रेगुलर बेसिस पर इसकी मॉनिटरिंग भी जल जीवन हरियाली के अंतर्गत कर रहे हैं और इसमें उन लोग अंचल अधिकारी के स्तर से उस पर उनका रिकॉर्ड खोल करके नोटिस दिया गया है। कई जगह पे अतिक्रमण हटाया भी जा रहा है और अभी भी हटाने के संबंध में जहां जहां अतिक्रमण पाए जाएंगे तो वहां पर हम लोग हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर इसका ये कर रहे हैं। हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जमुई में बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों की परेशानियां इस वक्त बढ़ गई हैं। दरअसल जिले के कई अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र दूसरे जिलों में दिया गया है
और कोविड की वजह से अधिकांश ट्रेनों का परिचालन बंद है। ऐसे में दूर के जिलों में परीक्षा देने अभ्यर्थी जाएं तो कैसे जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। बीपीएससी परीक्षार्थियों की माने तो ट्रेन नहीं चलने की वजह से दूसरे जिलों में जाने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अगर नजदीक के जिलों में परीक्षा केंद्र होते तो बेहतर होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ट्रांसपोर्टेशन का है। जिस समय सर्वाधिक ट्रेनें चलती थी उस समय जाने में परेशानी होता था। अभी ना रेल का सुविधा है। अगर लोग मतलब प्राइवेट गाड़ी हायर करके जाते हैं तो 10 से 15 हज़ार का खर्चा है, प्लस होटल में रहने का खर्चा। आप खाना बाहर का खाएंगे और मान लिया जाए किसी भी कारण से हम कोविड प्रभावित हो गए तो हमारे परिवार पर भी आशंका है। सर मेरा दरभंगा सेंटर पड़ा हुआ है और यहाँ से ना कोई डायरेक्ट ट्रेन है ना ही कोई डायरेक्ट बस है, तो और निजी गाड़ी वाला 5,000 6,000 रुपया डिमांड करता है। लेकिन अब यहाँ हम लोग साउथ से डायरेक्ट नॉर्थ जाएंगे, ना ही कोई डायरेक्ट ट्रेन है ना ही कोई बस है। इसका निदान बीपीएससी निकाले। बगल के जिला लखीसराय में बीपीएससी का सेंटर है, वहाँ पे हम लोग का सेंटर होता तो सुविधा होती सर हम लोग को।